नमस्कार साथियों। हमने पिछले अध्याय में राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन किया। अब हम आते हैं राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण चरण में। आज हम अध्ययन करेंगे राजपूत कौन थे और विभिन्न विद्वानों का उनके संबंध में क्या मत है। उसके बाद में हम मेवाड़ के इतिहास की शुरुआत करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। राजपूत कौन थे? राजपूत शब्द है वो संस्कृत के राजपुत्र जो शब्द था, राजपुत्र शब्द, उसका अपभ्रंश है। वैदिक साहित्य में राजनय शब्द है वो योद्धा वर्ग के लिए प्रयोग में लाया जाता था। वैदिक काल में जो योद्धा वर्ग था, जो क्षत्रिय वर्ग था, जिसके ऊपर प्रशासन और जनता के रक्षा का दायित्व था, उस योद्धा वर्ग के लिए राजनय शब्द का इस्तेमाल वैदिक साहित्य में किया गया था। वहां से लगाकर चंद्रबरदाई तक, चंद्रबरदाई द्वारा लिखित जो पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है, उसमें राजपूत शब्द का प्रयोग है वो किसी जाति के लिए न होकर एक वर्ग के लिए हुआ है, और वो वर्ग था योद्धा वर्ग। मतलब वैदिक काल से लेकर चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो तक राजपूत शब्द का प्रयोग है वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं हुआ है, बल्कि योद्धा वर्ग के लिए उपयोग में लिया गया है। अतः यह कहा जा सकता है कि चाणक्य, कालिदास और बाणभट्ट का राजपुत्र जो था, इन्होंने राजपुत्र शब्द का इस्तेमाल किया है, चाणक्य, कालिदास और बाणभट्ट ने अपने ग्रंथों में। तो इन बाणभट्ट का जो राजपुत्र था वो मुसलमानों के समय, मुस्लिम आक्रमणकारियों ने जब आक्रमण किया उनके समय राज्य खोकर राजपूत बन गया, ऐसा मानना है। अतः यह कहना सही प्रतीत होता है, सही प्रतीत नहीं होता कि राजपूतों की उत्पत्ति 7वीं शताब्दी में हुई। राजपूत भारत की प्राचीन जातियों में से ही थे। राजपूत भारत की जो प्राचीन जातियां हैं उनमें से ही थे। ये नहीं कहा जा सकता कि भाई राजपूतों की उत्पत्ति है वो मुस्लिम आक्रमण के बाद में हुई है, ऐसा नहीं है। अब है राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत। उसमें पहला मत लेते हैं विदेशी उत्पत्ति का मत। पहला मत है विदेशी उत्पत्ति का मत। इसमें कर्नल जेम्स टॉड और विलियम क्रुक, कर्नल जेम्स टॉड और विलियम क्रुक हैं, वो राजपूत जो है इन्हें सीथियन मानते हैं। राजपूतों को क्या मानते हैं? सीथियन मानते हैं। भारतीय इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद और डॉक्टर डी.आर. भंडारकर भी राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के मत का समर्थन करते हैं। ये दो भारतीय इतिहासकार हैं, ईश्वरी प्रसाद और डी.आर. भंडारकर। ये भी राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के मत का समर्थन करते हैं। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इतिहासकार V.A. स्मिथ ने अपनी जो पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया है उसमें राजपूतों को हूणों की संतान बताया है। V.A. स्मिथ ने राजपूतों के किसकी संतान बताया है? हूणों की संतान बताया है अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। अब अगला जो मत है वो अग्निकुंड से उत्पत्ति का मत है। अग्निकुंड से उत्पत्ति मत का जो सर्वप्रथम हम देखते हैं वो चंद्रबरदाई ने अपना जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो उसमें प्रतिपादित किया था। चंद्रबरदाई ने कहा कि वशिष्ठ ऋषि ने अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए यज्ञ से 4 राजपूत योद्धाओं को उत्पन्न किया, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। चौहान सबसे शक्तिशाली लास्ट में योद्धा है। जब इन तीनों से उनके यज्ञ की रक्षा नहीं हो पाई तो उन्होंने अंतिम और शक्तिशाली योद्धा के रूप में चौहान को उत्पन्न किया। ये अग्नि मत का, अग्निकुंड का सिद्धांत है जिसकी हमें अभिव्यक्ति है वो चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो में पहली बार मिलती है। अगला जो मत है वो सूर्य और चंद्रवंशीय मत है। सूर्यवंशीय और चंद्रवंशीय मत।
इसमें डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा राजपूतों को वैदिक जो क्षत्रिय हैं उनके वंशज मानते हैं। डॉक्टर ओझा जो हैं वो राजपूतों को प्राचीन जो वैदिक क्षत्रिय थे उनके संतान मानते हैं। कर्नल जेम्स टॉड भी वेद व्यास के कथन के आधार पर राजपूतों को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी मानते हैं। कर्नल टॉड भी वेद व्यास के कथन के आधार पर, वेद व्यास जी जिन्होंने महाभारत की रचना की, तो उन वेद व्यास जी के कथन के आधार पर कर्नल जेम्स टॉड जो है वो जो राजपूत हैं उनको सूर्यवंशी और चंद्रवंशी मानते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने पहले सिंथियन भी माना है इनको, विदेशी उत्पत्ति में भी। कर्नल जेम्स टॉड लिखते हैं कि व्यास ने सूर्यपुत्र वैश्वस्त मनु से लेकर रामचंद्र तक सूर्यवंश के 57 राजाओं का नामोल्लेख किया है। ययाति से चंद्रवंश आरंभ होता है, वहां से पहले सूर्यवंश है, ययाति से चंद्रवंश आरंभ होता है। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी ने ययाति से तो विवाह किया था, जो प्रतिलोम विवाह का उदाहरण है, और वो सांबर झील के किनारे किया था, इसलिए सांबर झील को देवयानी लोकतीर्थ के नाम से जाना जाता है, हमने पढ़ा पहले। तो इस राजा ययाति क्षत्रिय थे और शुक्राचार्य जो असुरों के गुरु थे वो ब्राह्मण थे। तो उनकी पुत्री देवयानी उच्च कुल की थी और क्षत्रिय है वो निम्न कुल के माने जाते थे उस समय। तो उच्च कुल की स्त्री ने निम्न कुल के पुरुष से विवाह किया, तो वो प्रतिलोम विवाह का पहला उदाहरण था। उसे ययाति से चंद्रवंश का आरंभ माना जाता है, होता है। ब्राह्मणों की उत्पत्ति का, राजपूत हैं वो ब्राह्मणों से उत्पन्न है, ये मत मानने वालों में हम देखते हैं गोपीनाथ जो शर्मा है उन्होंने कुंभलगढ़ प्रशस्ति के आधार पर, गोपीनाथ शर्मा ने कुंभलगढ़ प्रशस्ति के आधार पर बप्पा रावल को आनंदपुर के ब्राह्मण वंश से संबंधित बताया है। किसके आधार पर? कुंभलगढ़ प्रशस्ति के आधार पर। इन्होंने कुंभलगढ़ प्रशस्ति के आधार पर बप्पा रावल है उसको आनंदपुर के ब्राह्मण वंश से संबंधित बताया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा परमारों को ब्राह्मण वंश से मानते हैं। डॉक्टर दशरथ जो शर्मा है वो परमार जो थे उनको ब्राह्मण वंश से मानते हैं। D.R. भंडारकर बिजोलिया शिलालेख के आधार पर चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बतलाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो चौहान है उसको वत्स गोत्रीय किस में बतलाया गया है, किस विलेख में है, तो वो बिजोलिया जो शिलालेख है उसमें चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बतलाया गया है। इसी के आधार पर D.R. भंडारकर जो है वो राजपूतों को ब्राह्मणों से उत्पन्न मानते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो ब्राह्मणों से हुई है। इसके साथ ही वो इसमें अपने इस जो कथन की पुष्टि के लिए जो उदाहरण देते हैं वो बताते हैं कि राजशेखर जो ब्राह्मण है उन्होंने अवंती सुंदरी नामक चौहान कन्या के साथ विवाह किया था। इसको वो प्रमाण के रूप में पेश करते हैं कि राजशेखर जो ब्राह्मण थे उन्होंने अवंती सुंदरी नामक चौहान जो कन्या थी उनसे विवाह किया था। ये इसका प्रमाण है कि बिल्कुल राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो ब्राह्मणों से हुई है। इस प्रकार राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न मत हैं। हर विद्वान ने अपने मत की पुष्टि के लिए अपनी तरह से उदाहरण पेश किए हैं, लेकिन कुल मिलाकर हम इस तथ्य को पहुंच चुके हैं कि राजपूत हैं वो उस तथ्य को स्वीकार हमें करना बेहतर रहेगा कि राजपूत है वो पहले जो योद्धा वर्ग था जिसके लिए राजपुत्र शब्द का इस्तेमाल हुआ था, फिर वो ही योद्धा वर्ग जब हमने सता खोदी मुसलमानों के आक्रमण के समय तो वो राजपूत के रूप में अस्तित्व में आया। इस मत को बेहतर रूप से हम स्वीकार कर सकते हैं क्योंकि राजपूत हैं वो जिस तरह से इनका कटकाठी और या जिस तरह से इनको शारीरिक बनावट आदि के आधार पर देखे जाए तो बिल्कुल प्राचीन वैदिक जो क्षेत्र है उनसे मिलता जुलता ये है इनका। तो इस तरह से राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में हमने मतों का विश्लेषण किया और अब हम चलते हैं गोहिल वंश के इतिहास। गोहिल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ पे शासन किया। कहाँ शासन किया इसने?
मेवाड़ पे। और इस वंश का नामाकरण, इसका जो प्रतापी शासक था गोहिल, इसका नामांकन गोहिल वंश का, इसके प्रतापी शासक गोहिल के नाम से हुआ है। इनका पहला प्रतापी शासक था गोहिल, उन्हीं के नाम से इस वंश का नामांकन हुआ गोहिल वंश। और गोहिल वंश ही गहलोत वंश भी कहलाया, गहलोत वंश भी ये गोहिल वंश ही कहलाया था। नैन सिंह और कर्नल जेम्स टॉड, मनोत नैन सिंह और कर्नल जेम्स टॉड ने गोहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का मानना है कि 566 ईस्वी में, 566 ईस्वी के लगभग गोहिल ने अपना शासन स्थापित किया और उसी से गोहिल वंश अस्तित्व में आया, जिन्होंने मेवाड़ पे शासन किया। गोहिल वंश से गहलोत वंश के नाम से जाना गया। गोहिल वंश का जो प्रथम प्रतापी शासक हम देखते हैं वो है बप्पा रावल। बप्पा रावल 734 753 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। यह गोहिल वंश का प्रथम प्रतापी शासक था। बप्पा रावल ने हिंदुजा सूरज की उपाधि धारण की थी। बप्पा रावल ने हिंदुजा सूरज की उपाधि धारण की थी, इसलिए गोहिल वंश के सभी शासक स्वयं को हिंदुजा सूरज कहते हैं, क्योंकि बप्पा रावल ने गोहिल पहली बार हिंदुजा सूरज की उपाधि धारण की थी। इसलिए गोहिल वंश के जो सभी शासक हैं इसके बाद होने वाले, वो अपने आप को हिंदुजा सूरज कहते हैं। बप्पा की राजधानी नागदा थी। बप्पा की राजधानी नागदा थी और यहीं इनकी मृत्यु हुई। नागदा में बप्पा की समाधि को बप्पा रावल मंदिर कहा जाता है। बप्पा रावल की राजधानी नागदा थी जहां उनकी मृत्यु हुई, और नागदा में इनका जो समाधि स्थल है उनको बप्पा रावल मंदिर कहा जाता है। बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलंगजी लकुलिश, जिन्हें कहते हैं, का मंदिर का निर्माण करवाया था। लकुलिश जी का जो मंदिर का निर्माण है वो कैलाशपुरी में बप्पा रावल ने करवाया था। और एकलंगजी है वो मेवाड़ के आराध्य देव हैं, मेवाड़ के आराध्य देव हैं। और जो मेवाड़ के जो शासक है वो अपने आप को इसका दीवान मानते हैं। तो कैलाशपुरी में एकलंगजी, जिसे लकुलिश जी भी कहते हैं, के मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। एकलंगजी गोहिल वंश के कुल देवता है। बप्पा रावल का एक सोने का सिक्का मिला है जो 115 ग्राम का है। इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा रावल का वास्तविक नाम कालभोज था। बप्पा तो केवल इसकी उपाधि थी, वो ये मानते हैं। बप्पा है वो कालभोज की उपाधि थी, ये प्रसिद्ध इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा मानते हैं। वीर विनोद के लेखक श्यामलदास भी इसका समर्थन करते हैं कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं था, अपितु यह खिताब था। वीर विनोद के लेखक जो श्यामलदास हैं वो भी गौरीशंकर हीराचंद ओझा के इस कथन की पुष्टि करते हैं कि बप्पा रावल है ये कोई नाम न होकर एक खिताब था। अगला जो महत्वपूर्ण शासक हम मेवाड़ में देखें तो वो है कुमार तृतीय। इनका शासनकाल 877 से 926 ईस्वी में रहा। इन्होंने मेवाड़ की शक्ति है उसको पुनः स्थापित किया और कुंभलगढ़ प्रशस्त में उसे अंग, कलिंग, सौराष्ट्र, तेलंग, द्रविड़ और गोड़ों का विजेता बताया गया है। कोमलगढ़ प्रशस्ति में कुमार तृतीय को अंग, कलिंग, सौराष्ट्र, तेलंग, द्रविड़ और गोड़ों का विजेता बताया गया है। इसका बाद में अगला जो शासक था अलट। अलट ने राष्ट्रकूटों की सहायता से परमारों को पराजित किया और हूण कन्या हरियादेवी से विवाह किया। हूण कन्या हरियादेवी से विवाह किया। उसने आहड़ में वरा मंदिर का निर्माण भी करवाया। हूण सबसे करोड़ जाति थी मध्य एशिया की। हूणों ने तो सबों को वहां से हटाया था। इसलिए आप देख लो, बुजुर्ग कहते हैं, बुजुर्ग कोई बदमाशी करता है तो या कोई गलत करता है तो वो ये क्या कहते हैं, ये तो हूण है कहती। वो हूणों का नाम नहीं, मतलब विनाश। हूण शब्द का अर्थ ही विनाश था। तो बहुत हिंसक थे, विनाशक थे।
और यहीं से वो शब्द आया। आज किसी को बुजुर्ग आप देख लीजिए, कोई कहता है या कोई लड़ता है, झगड़ता है या कोई गलत परिवार के सिद्धांतों और विचारों से जाता है, तो वो ये कहते हैं ये तो हूण है, ये हूण शब्द वहां से आया है। तो इन्होंने, अलठ ने हूण कन्या हरिया देवी से विवाह किया था और इन्होंने आहड़ में वरा मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर रण सिंह, अगला जो शासक है वो है रण सिंह। मेवाड़ का ये शासक 1158 में बना, जिससे रावल और राणा शाखाएं निकले। रावल और राणा शाखा दो है मेवाड़ के इतिहास में आप हम पढ़ेंगे, वो इस शासक रण सिंह से ही निकली थी। 1303 ईस्वी तक मेवाड़ पर रावल शाखा का आधिपत्य था। रतन सिंह अंतिम रावल शाखा के अंतिम शासक थे। उसके बाद में राणा शाखा ही रही है। रावल शाखा का अंतिम शासक रतन सिंह था 1303 ईस्वी में, जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और पद्मिनी ने जौहर किया। राणा रतन सिंह ने गौरा बादल के साथ केसरिया किया और शहादत को प्राप्त हुए। चित्तौड़ का जो पहला शाखा था वो। तो रतन सिंह रावल शाखा के अंतिम शासक थे और ये रावल और राणा जो शाखाएं थी वो इन रण सिंह से निकली थी। अगले शासक है जयतर सिंह। रावल जयतर सिंह। रावल जयतर सिंह का शासनकाल 1213 से 1250 ईस्वी तक था। जयतर सिंह ने मेवाड़ की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित की। 1227 में नागदा को लेकर भूताला के युद्ध, गोगुंदा के पास है, भूताला के युद्ध में इन्होंने दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश को पराजित किया था। जयतर सिंह ने भूताला का युद्ध 1227 ईस्वी में गोगुंदा के पास जो हुआ, नागदा को लेकर, वह नागदा पर अधिकार करना चाहता था इल्तुतमिश। उन्होंने इनको कहा भी था कि आप नागदा हमें सुपुर्द कर दें, लेकिन रावल जयतर सिंह ने अपने शौर्य के प्रताप में अपने पूर्वजों की आन को रखते हुए उन्होंने इनको नागदा नहीं दिया और नागदा के प्रश्न को लेकर दोनों के बीच में भूताला का युद्ध हुआ 1227 ईस्वी में, जिसमें रावल जयतर सिंह ने इल्तुतमिश को पराजित किया, जिसका वर्णन जय सिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मदमर्दन में मिलता है। इस भूताला के युद्ध का जो वर्णन है हमें वो जय सिंह सूरी का जो ग्रंथ है हमीर मदमर्दन, उसमें मिलता है। इस युद्ध में नागदा था वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। अतः जयतर सिंह ने नागदा व आहड़ के स्थान पर परमारों से चित्तौड़ छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार चित्तौड़ पहली बार रावल जयतर सिंह के समय चित्तौड़ है वो मेवाड़ की राजधानी बना था। पहले राजधानी नागदा थी इनकी, उसके बाद में इनकी राजधानी आहड़ रही। जब भूताला के युद्ध में नागदा का पतन हो गया, नागदा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, तब रावल जयतर सिंह ने नागदा और आहड़ को छोड़ के और परमाणु से चित्तौड़गढ़ है वो छीन लिया और चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। मदन और बाला जो थे वो रावल जयतर सिंह के योग्य सेनाधिकारी थे और इनके बदौलत इन्होंने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की। अब अगला जो है प्रसिद्ध शासक वो है तेज सिंह। अगला जो शासक है वो है तेज सिंह। तेज सिंह ने 1250 से 1273 ईस्वी तक मेवाड़ पर शासन किया। जयतर सिंह का उत्तराधिकारी था और इनकी पत्नी जेतल देवी ने चित्तौड़गढ़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। तेज सिंह का जो काल है वो निर्माण की दृष्टि से विशेष है। मेवाड़ चित्रकला शैली का भी शुरुआती जो चरण है वो तेज सिंह के शासन काल में ही देखने को मिलता है विशेष रूप से। तो इनकी पत्नी जेतल देवी ने चित्तौड़गढ़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया
तेज सिंह के शासन काल में 1260 ईस्वी में आहड़ में कमलचंद्र द्वारा 1260 में आहड़ में कमलचंद्र द्वारा राजस्थान का ताड़ पत्र पर चित्रित जो ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रित किया गया। इसमें 6 चित्र हैं। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, उसमें 6 चित्र हैं। ये ग्रंथ वर्तमान में बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में मौजूद है। यह जो से चित्रित ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये वर्तमान में बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में मौजूद है और वो वहां अभी भी देखा जा सकता है। तेज सिंह का जो उत्तराधिकारी था वह समर सिंह हुआ, जिन्होंने 1273 से लेकर 1302 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद में रावल रतन सिंह शासक बना मेवाड़ का। ये रावल शाखा का अंतिम शासक था। इसलिए यहाँ तक हम इतिहास को पूर्ण करते हैं, जो कि चैप्टर काफी लंबा हो गया है। रावल रतन सिंह ने 1302 से 1303 ईस्वी तक मेवाड़ पे शासन किया। ये रावल शाखा के अंतिम शासक थे। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा और चित्तौड़ की सैनिक और व्यापारिक उपयोगिता के कारण 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। व्यापारिक और सामरिक महत्व चित्तौड़ का और खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के कारण उन्होंने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। हालांकि 1483 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा अवधी भाषा में रचित ग्रंथ पद्मावत, यह सूफी परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य है। पद्मावत सूफी जो परंपरा है उसका प्रथम प्रसिद्ध महाकाव्य है पद्मावत, जिसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा में 1483 में की थी। इसमें इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण राजा रतन सेन की सुंदर पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना बताया गया है, लेकिन मूल कारण अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा और चित्तौड़ दुर्ग का सैनिक महत्व और व्यापारिक उपयोगिता थी। रतन सिंह ने अपने सेनापति गोरा बादल के साथ अलाउद्दीन खिलजी की सेना का मुकाबला किया और लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। रानी पद्मावती ने 26 अगस्त 1303 को 1661 क्षत्रियों के साथ जोहर किया, जो चित्तौड़ का पहला शाखा कहलाता है। चित्तौड़ का पहला शाखा कहलाता है। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण के समय अमीर खुसरो जो थे वो उनके साथ थे। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के जो शिष्य थे, जिन्होंने निजामुद्दीन औलिया जब खत्म हो गए थे दिल्ली में और तब अमीर खुसरो उनके पास गए थे, तो उनकी एक बहुत शानदार युक्ति प्रसिद्ध है, आपको ध्यान हो गया। वो अमीर खुसरो ने उस समय अपने गुरु के लिए कही थी कि रानी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घरे आपने रेन बही चौदेस। बहुत शानदार युक्ति, बहुत पूर्ण रहस्य के साथ कही थी उन्होंने वो युक्ति। उस समय उन्होंने कहा था कि गुरुजी हैं वो चले गए हैं, रानी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, मतलब गुरुजी हैं वो सेज पर सो गए हैं और मुख पर केस डालने को उन्होंने कहा कि अब यहाँ जो ज्ञान का प्रकाश था वो चला गया है, अब चारों तरफ अंधकारी हो गया है, चारों तरफ अंधेरा फैलने लग गया है, इसलिए चल खुसरो घर आपने रेन बही चौदेस। इसलिए हे खुसरो, अब गुरुदेव यहाँ इस संसार में नहीं रहे, इसलिए आप यहाँ से विदा ले ले। तो ये बहुत शानदार युक्ति थी। तो अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के समय उस युद्ध को देखा था, क्योंकि वो चित्तौड़ वाले आक्रमण के समय जो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, उस समय अमीर खुसरो उनके साथ थे, जिन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ तारीख ए आलाई, जिसे खजाइन उल फुतह भी कहते हैं, अमीर खुसरो का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है तारीख ए आलाई, जिसे खजाइन उल फुतह भी कहते हैं, में इस आक्रमण का आंखों देखा वर्णन किया है। क्वेश्चन पूछने लायक है, कौन सा इतिहासकार उनके साथ था, किस ग्रंथ में किस इतिहासकार ने 1303 के चित्तौड़ आक्रमण का आंखों देखा वर्णन किया है? तो ये थे अमीर खुसरो।
अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त कर दिया और चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है। दाहिबी पीर की जो दरगाह है चित्तौड़ में, वहां पर एक शिलालेख मिला है। हालांकि पहले हम राजस्थान के इतिहास के स्रोत से यदि शुरू करते, मेरा तो ये प्लान था, लेकिन फिर भी आप काफी लोगों के सुझाव से कि सर हमारा सिलेबस है उनके अनुसार हमारे पास समय काफी कम है, इसलिए मैंने शुरू किया। यदि वहां पढ़ते तो ये बताने की जरूरत ही नहीं थी दोबारा। तो दाहिबी पीर की जो दरगाह चित्तौड़गढ़ जो शिलालेख मिला है, उसमें चित्तौड़ का नाम खिजाबाद मिलता है। खिरज खां ने 1321 ईस्वी तक तो चित्तौड़ में वो रहा। उसके बाद में उन्होंने जालोर में कांदर देव के भाई मुछाला मालदेव, कानड़ देव का जो भाई था, सोनगरा शासक सोनगरा चौहान, जालोर के जो शासक थे कांदर देव, उनके भाई मुछाला मालदेव को चित्तौड़ का प्रशासक उन्होंने नियुक्त कर दिया। तो इस प्रकार से यह था मेवाड़ का इतिहास शुरुआती। काफी चैप्टर लंबा हो गया है। अगले शासकों का हम अध्ययन जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे।